Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2023 पेपर सिविल लॉ 1 जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है ऑन 9th of July 2023. आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज़ 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ ₹10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. तो चलिए बढ़ते हैं एग्ज़ाम पेपर की ओर. देखिए ये एग्ज़ाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, ये आपको भी ऑनलाइन मिल जाएगा. कई लोगों ने एग्ज़ाम पेपर जो स्कैन करके डाले हुए हैं बट क्लियर नहीं थे, तो ऑब्वियसली वी टाइप्ड इट. तो पेपर 1 सिविल लॉ 1 सीरीज़ ये बी है. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी डील्स विद रिवीजन. देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन. इतना कॉमन क्वेश्चन है. देखिए तो रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन. आंसर क्या रहेगा? डी. बताया भी था ये मैंने, आर 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 करके आप इसको बना सकते हैं. आर ई आर ई आर ई एफ वी वी आई आई एस. तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक भी बताई थी मैंने याद करने की. Access to which of the following provision deals with inherent powers of the civil court? ये है section 151. B is the answer. Next 3 under section 64 CPC, a private alienation of property after attachment is void. C is the answer. Access 4 which of the following section of CPC makes it mandatory to serve notice in writing only? ये section है 142. B इसका आंसर रहेगा. Access 5 और 32 of CPC deals with 32 क्या है? सूट बाय और अगेंस्ट माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन. तो दोनों हो गए, बोथ ए एंड बी. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 6 इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड एनी कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought to be granted and to do justice, some compensation for breach of contract should also be awarded to the plaintiff. हाँ दे सकते हैं, पर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी प्लेंट जो है अमेंड करनी पड़ेगी. तो नो कंपनसेशन तो ये अलाउड, ये तो हो गया रॉन्ग. विद नॉट विद स्टैंडिंग द क्लेम द कोर्ट कैन ग्रांट कंपनसेशन यूजिंग इनहेरेंट पावर. नो शुड बी अलाउड टू अमेंड द प्लेंट एट द अर्लीस्ट इन क्लेम कंपनसेशन या फिर एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग. तो एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग हो सकती है अमेंडमेंट. तो ओब्वियसली ये कहानी बनाई है सारे की, क्वेश्चन पूछ लिया है ये ऑर्डर 6 रूल 17 CPC का. तो डी इसका आंसर रहेगा. This is 7 under section 20 of SRA. No substituted performance of contract shall be undertaken unless the party who suffers due to the breach of contract has given a notice in writing of not less than 30 days. B is the answer. ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 20 के सबसेक्शन 2 में. Next is 8. In the case of substituted performance of the contract by third party in accordance with the provision of the Specific Relief Act, which of the following is incorrect? तो ए है आफ्टर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ए क्लेम ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज मेंटेनेबल. देखिए नॉट मेंटेनेबल है. सेक्शन 20 के सबसेक्शन 3 में ये मेंशन किया गया है कि फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी. देखिए सेक्शन 20 ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट पार्टी इन ब्रीच. देखिए एक बार अगर आपने सब्स्टिट्यूटिव परफॉर्मेंस करवा ली है ना, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू थर्ड पार्टी, ठीक है ना, तो आप जो है रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का. तो इसका मतलब ये हो गया इनकरेक्ट. या इनकरेक्ट ही पूछा, ये इनकरेक्ट है. आगे देख लेते हैं. आफ्टर द सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ए क्लेम फॉर कंपनसेशन इज नॉट मेंटेनेबल. ये तो मेंटेनेबल है, ये लिखा हुआ है सबसेक्शन 4 में. ये देखिए लिखा हुआ है नथिंग इन द सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच.
तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट हो गए यहाँ पर। फिर ए पार्टी हु सफर्स द ब्रीच वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट अनलेस ही गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी। ये बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो 2 इनकरेक्ट हो गए, ए एंड बी, तो दोनों ही आंसर हो गए। फिर इसके ये क्वेश्चन में जो है डिलीट हो सकता है। Next is 9. Under Section 6 of Specific Relief Act, if any person is dispossessed without his consent of immune property by the government in exercise of the law in force, he or any person through whom he has been in possession of any person claiming through him may by suit recover possession thereof. Such suit must be filed within. तो क्या है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल हो सकता है डिस्पोजिशन का सूट अंडर सेक्शन 6? नो, नो सूट कैन लाई अंडर सेक्शन 6 अगेंस्ट द गवर्नमेंट। डी इज द आंसर। Next is 10. Which of the following is incorrect with respect to section 34 Specific Relief Act? 34 क्या है? डिक्लेरेशन के लिए है ना। Any person entitled to any legal character or to any right as to any property may suit against any person denying his title to such character or right. ये बिल्कुल ठीक है। फिर the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled. बिल्कुल ठीक है। Plaintiff need not ask for any further relief in such suit. यहाँ ये ठीक है। अगर वो उसके पास रिलीफ है तो वो मांग सकता है, जबरदस्ती मांगने की जरूरत नहीं है। फिर द कोर्ट शैल मेक सच डिक्लेरेशन विद द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन अ मेयर डिक्लेरेशन ओमिट टू डू सो। नो, ये हो गया रॉन्ग। शैल नॉट मेक है जहां पर उसका बन रहा था और उसने ओमिट कर दिया, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 11. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ SRA डील्स विद परपेचुअल इंजंक्शन? दैट इज सेक्शन 38। बी इज द आंसर। 39 में क्या है? मैंडेटरी इंजंक्शन। 36 क्या है? प्रिवेंटिव रिलीफ, हाउ ग्रांटेड। 40 में है डैमेजेस इन ल्यू और इन एडिशन टू इंजंक्शन, और 41 में इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट इज 12. In case whereto Mr. X applies for injunction to prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced, the court. तो इसके लिए आप देखिए सेक्शन 41 इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड। ऑलराइट, तो वहाँ पर देखिए ये क्लॉज ई में मेंशन किया गया है कि जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता तो उसको इंजंक्शन नहीं दे सकते, तो वो मतलब रिफ्यूज़ कर देते हैं उसमें। तो यहाँ का क्या होगा कि मे ग्रांट नो, शैल हैव द डिस्क्रिशन टू ग्रांट नो, शैल रिफ्यूज टू ग्रांट एन इंजंक्शन इन सच मैटर। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13. विद रिस्पेक्ट टू एस्टॉपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एस्टॉपल एम्स टू प्रिवेंट फ्रॉड, सिक्योर जस्टिस बिटवीन द पार्टीज बाय प्रमोटिंग ऑनेस्टी एंड गुड फेथ। ये बिल्कुल ठीक है। इज अ रूल ऑफ एविडेंस, बिल्कुल ठीक है। अप्लीकेबल अगेंस्ट दी स्टैच्यूट, नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? सी इज द आंसर। कहाँ प्रोविजन है एस्टॉपल का? 115 एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट 14. विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द जज में टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर फॉर्म ऑफ रेलेवेंट फैक्ट आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीज, बिल्कुल ठीक है ये। सच क्वेश्चन में बी आस्क टू एनी विटनेस अ पार्टी और एनी फैक्ट, बिल्कुल ठीक है। द क्वेश्चन मस्ट बी रेलेवेंट क्वेश्चन ओनली, नो, रेलेवेंट भी पूछ सकते हैं वो। फिर neither party nor their agent shall be entitled to make any objection to such question, बिल्कुल ठीक है। 165 में लिखा हुआ है फैक्ट रेलेवेंट और इररेलेवेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सी इसमें रॉन्ग हो गया। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू circumstantial evidence rule? The circumstances from which an inference is sought to be drawn must be cogently and firmly established, ये बिल्कुल ठीक है। फिर those circumstances should be of a definite tendency, बिल्कुल ठीक है। These circumstances must be unerringly pointing towards the guilt and innocence of the accused, no, ये गलत है। फिर taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probabilities the crime was committed by the accused and no one else, ये गिल्ट की तरफ होना चाहिए, not innocence। तो सी इसमें रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, तो सी इज द आंसर। Next 16. The defense counsel intends to cross-examine and contradict the person who lodged the FIR before the police who is called as witness. The defense can do so. कब कर सकते हैं? Only after showing the content of the FIR. A is the answer. कहाँ मेंशन किया गया इसके बारे में? सेक्शन 145 के बारे में। जहाँ भी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो पहले दिखाएंगे जी आपने देखो ये लिखा था, अब आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। कोरोबरेट करना तो वहाँ पर पूछेंगे जी हाँ बताओ क्या लिखा था आपने।
नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू रूल ऑफ रेलेवेंसी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसमें तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर रेलेवेंसी नहीं आती है, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन एंड आंसर इज ऑल्सो सेम, रिपीट। राम भरोसा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ए इज द आंसर। जो मैंने एविडेंस एक्ट की वीडियो बनाई हुई है ऑल केसेस वीडियो में, तो वहाँ पर एविडेंस एक्ट के केसेस आप देखोगे, वहाँ पर मिल जाएगा आपको ये। नेक्स्ट इज 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो नॉलेज होता है, इल विल होता है, गुडविल होता है, कैरेक्टर नहीं होता, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872। तो मोटिव है, प्रीवियस है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, प्रिपरेशन है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, ये कहाँ रेलेवेंट होता है, सेक्शन 7 में, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वुड कवर द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्टेड बाय पुलिस। ये होता है सेक्शन 9 में, बी इज द आंसर। 8 में तो बता ही दिया, पीसीएम, प्रिपरेशन, कंडक्ट, मोटिव। 11 में क्या होता है, प्ली ऑफ एलिबाई। Next is 22, in which the following case does the Supreme Court permit recording of evidence through video conferencing। देखिए this is also a repeat question, देखिए all case वीडियो में आप देख लो, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई, ए इज द आंसर। Next 23, accused X after committing murder comes to his wife and discloses to her about the said murder। This communication is relevant but inadmissible। हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज होता है ना, सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट तो रहेगा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 24, हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, सी इज द आंसर। दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोपाउंड्स दैट एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। देखिए बहुत ज़्यादा रिपीट एंड बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। सेक्शन 31 और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बट मे ऑपरेट एज एस्टोपल, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 26, असर्शन रीजन है, A lunatic is not competent to testify, बिल्कुल ठीक है। ये all person are competent to testify unless prevented from understanding the questions or cannot give a rational answer to questions due to tender years, extreme age, disease, etc। ये बिल्कुल ठीक है, इसकी explanation है ये। This is section 118 evidence act, तो ए इसका आंसर रहेगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Next is 27. A is on trial for murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B. During the trial, B said, A and I murdered C. This statement is, अब देखिए, this is section 30 and this is illustration B. But जो illustration B है section 30 का, वो क्या mention करता है कि A on his trial, तो on his trial अगर है और वहाँ पर बी कहता है, बी सेड कि ए एंड आई मर्डर, तो ये जो है इनएडमिसिबल होगा एज अगेंस्ट ए। तो ए के अगेंस्ट ये इनएडमिसिबल होगा, तो ये हो गया रॉन्ग, तो ए इसमें भी है तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर नॉट रेलेवेंट, देखिए रेलेवेंट तो होगा बट ए के अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं होगा, और एज पर सेक्शन 30 रेलेवेंट नहीं होगा, और कहीं रेलेवेंट हो तो वो अलग चीज़ है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट रेलेवेंट एट ऑल, ये भी रॉन्ग हो गया। इनएडमिसिबल अगेंस्ट बोथ, नो, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है इनएडमिसिबल अगेंस्ट ए, तो एज बी इज़ नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड, तो मतलब बी के अगेंस्ट वो एडमिसिबल हो सकता है। बी कह रहा है ना, ए मैंने और ए ने मिलके मर्डर किया, बट जॉइंट ट्रायल नहीं थी, इसलिए ए के अगेंस्ट वो नहीं हो पाया एडमिसिबल। तो इसे मैं कहूँगा कि सारे ऑप्शन जो हैं ये गलत हो गए, ठीक ऑप्शंस नहीं हैं, क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 28, when fact is declared conclusive proof of another, which of the following is untrue, not true है, तो it is a mandatory presumption, बिल्कुल ठीक है। it is an irrebuttable presumption, बिल्कुल ठीक है। कोर्ट में at discretion allow evidence to refute, no, allow नहीं कर सकते, not allow, तो C इसका आंसर रहेगा untrue। Next 29, a document is transcribed from a copy of another copy. After the transcribed copy is prepared, the same is compared with the copy of original document. Under the Indian Evidence Act, the transcription so prepared is सेकेंडरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 62, सेकेंडरी कहाँ पर 63 में है ना, ऑफ एविडेंस एक्ट। तो क्या है ये,
देखिए ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 63 इलस्ट्रेशन सी में। तो वहाँ लिखा हुआ है अगर वो ओरिजिनल से कंपेयर किया गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, तभी वो सेकेंडरी होगा। और देखिए यहाँ क्या कंपेयर विद द कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ये सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं होगा, नीदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 30 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इनकॉर्पोरेट द रूल ऑफ रजिस्टर। बताओ, इतना कॉमन क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। बी इज द आंसर, सेक्शन 6। Next 31 with respect to the burden of proof under section 104, choose the correct response between the two statements given below. A, prosecution wishes to prove a dying declaration by Y, तो prosecution must prove Y is death। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, तो both are correct। A is the answer। एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए दूसरा फैक्ट जो है प्रूव करना पड़ेगा। मतलब अगर डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करनी है तो ऑब्वियसली पहले तो डेथ प्रूव करो ना कि डेथ हुई है, तभी तो जो है डाइंग डिक्लेरेशन को आप प्रूव कर पाओगे। Next 32, save as otherwise provided by any other law for timing in force under the Himachal Pradesh Courts Act. The Court of District Judge shall have jurisdiction in all original civil suits, the value of which does not exceed 30 lakh rupees। B is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 10 ऑफ HP कोर्ट्स एक्ट में। Next 33, under the Himachal Pradesh Courts Act 1976, which of the following is being given power to confer the jurisdiction of small cause court to the court of civil judge for a trial of suits cognizable by small cause court up to such value not exceeding 2000 rupees। तो किसके पास पावर है? वो हाई कोर्ट के पास पावर है। B is the answer and this is section 13 of HP Courts Act। all right, next 34, with respect to the Indian Stamp HP Amendment Act, where in case of any sale several instruments are employed for completing the transaction, choose the incorrect response given below। all right, फिर देखिए ऑप्शन ए है the principal instrument only shall be chargeable। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होगा ओनली, उस पर ही जो है ड्यूटी लगेगी। इसका मतलब विद ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड इन द स्केड्यूल, ये बिल्कुल ठीक है। ये मेंशन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। फिर द अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल विद ए ड्यूटी ऑफ 1 रुपी इंस्टेड ऑफ द ड्यूटी। नो, ईच ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट जो है उस पर लगेगी, अदर इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। फिर अब पार्टीज में डिटरमाइंड फॉर देमसेल्फ विच ऑफ द प्रिंसिपल शैल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। फिर ड्यूटी चार्जेबल ऑन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स और डिटरमाइंड शैल बी द हाईएस्ट ड्यूटी विच वुड बी द चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द सेड इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड। ये सारे सेक्शन 4 में ही मेंशन किया गया है, तो बी इसका आंसर रहेगा। बी इज रॉन्ग। 35, which of the following is not a suit of civil nature। तो suit in which right to property is contested, ये बिल्कुल ठीक है। suit in which right office is contested, right to office is। फिर suit relating to taking out of a religious procession, ये भी है। फिर suit against expulsion from caste। देखिए I would say this will also be a सूट ऑफ सिविल नेचर। तो मैं कहूँगा कि सारे ऑप्शन गलत हो गए। अब आप सोचेंगे कि कैसे? एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, भैया आप किसी को कास्ट से एक्सपल नहीं कर सकते। किसी को कास्ट कोई डिनर हो रहा हो, कास्ट कोई फंक्शन हो रहा हो, वहाँ से आप उसको निकाल सकते हो कि भाई हम इसको अपने इसमें अलाउड नहीं करेंगे, बट कास्ट से एक्सपल नहीं कर सकते। तो ये तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए। कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, वो अपनी कास्ट में जो लोगों को बुला रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, तो वहां से किसी पर्सन को निकाल दिया, तो वो नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। बट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट 36, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द असर्शन एंड रीजन। असर्शन है सूट में बी बार्ड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ सिविल कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है ए कोर्ट शुड नॉट काउंटेनेंस मैटर्स इंजूरियस टू एंड अगेंस्ट द पब्लिक वील, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई, तो ए इसका आंसर रहेगा। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज कवर्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन 4 में है ये, सेक्शन 11। सी इसका आंसर रहेगा। 38, असर्शन रीजन है। फिर से असर्शन है सिविल कोर्ट्स जुडिक्शन शुड बी रेडिली इन्फर्ड अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर एनी स्टैट्यूट, बिल्कुल ठीक है। फिर देयर इज नो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कोर्ट्स जुडिक्शन, ये गलत हो गया, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज द आंसर। 39,
Plaintiff P presents his plaint in the court of original jurisdiction against defendant D. The defendant resists the plaint, claiming the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties in United Kingdom. मतलब after in the parties on res sub judice. The section 10 पे है the court exercise the power containing section 151 and stay the proceeding. तो आउट ऑफ इंडिया केस चल रहा है फॉरेन कोर्ट में, तो वो जो है यहाँ पर स्टे कर देगा. नो, दिस इज टोटली रॉन्ग. तो अब बताना है करेक्ट रिस्पॉन्स with respect to section 10 CPC. The order is illegal as it violates the power contained section 10, या फिर illegal prohibits the institution of suit. No, institution के लिए prohibit नहीं करता, ये गलत हो गया. फिर suit pending in foreign jurisdiction cannot be considered in India, बिल्कुल ठीक है. The order is legal as a court can stay suit in the interest of justice. No, ये गलत हो गया. तो इसमें से जो appropriate answer बनेगा वो बनेगा C. C is the answer. Next 40. In which of the following cases a foreign judgment will not be conclusive where it has not been given on the merits of the case. बिल्कुल ठीक है ये. फिर है B. Where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice. बिल्कुल ठीक है. It has been obtained by fraud. बिल्कुल ठीक है. All of the above D is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? 13 of CPC. Next is 41. Choose the correct response. No objection as to the competence of a court with reference to pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of the first instance at the earliest possible opportunity. बिल्कुल ठीक है. फिर such an objection was taken at or before settlement of issues. बिल्कुल ठीक है. There has been consequent failure of justice. बिल्कुल तीनों होने चाहिए. All three conditions must coexist. D is the answer. Next 42. Where the former suit was dismissed because of dash the principle of res judicata will apply. ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि रिजेक्शन ऑफ अगर सूट हुआ है तो कहाँ पर आरजे अप्लाई होगा. तो वांट ऑफ जुरिडिक्शन पे होगा नो, नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज होगा नो, मिसज्वाइंटर होगा नो, रिलीफ क्लेम्ड बट नॉट ग्रांटेड. तो यहाँ पर तो आरजे हो ही जाएगा. तो डी इसका आंसर रहेगा. आरजे का प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 11 ऑफ CPC. D is the answer. Next 43. Where the appellant has withdrawn the appeal against a decree passed ex parte, his application section order 9 rule 13 shall be maintainable. C is the answer. Repeat question, बहुत ही common question है. अपील जो है विड्रॉ कर ली तो आप जो है फिर से लगा सकते हैं ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन से डिसाइड कराने के लिए. हाँ, अगर अपील जो है वो अगर डिसाइड हो गई फिर नहीं लग पाएगी. तो विड्रॉ कर लिया ना यहाँ पर. Next 44. Which of the following provision of CPC deals with interpreted suit? देखिए मैंने कई बार डिस्कस भी किया है. सेक्शन 88 है. ऑर्डर कौन सा है? 35. तो डी इसका आंसर रहेगा. ऑर्डर 26 क्या है? कमीशन के लिए है. ऑर्डर 27 क्या है? सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट. ओके. 33 क्या है? विड्रॉल और कंसेंट डिक्री है ना. Next 45. A document shall be deemed to be admitted where a party is called upon to admit, fails to deny specifically or by necessary implication. ये बिल्कुल ठीक है. Party is called upon to admit, fails to deny the pleading. ये बिल्कुल ठीक है. फिर fails to deny in reply to the notice of admit document. बिल्कुल ठीक है. तो D इसका आंसर रहेगा. All of the above. Admissions का ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर 12. Next 46. With respect to the abatement of suit under CPC, which of the following is incorrect? No abatement by parties death if the right to sue survives. बिल्कुल ठीक है. फिर in case of more than one plaintiff or defendant is there, the death of one plaintiff or defendant will not result in abatement of suit if the right to sue survives. बिल्कुल ठीक है. फिर in case of death of sole defendant where the right to sue survives, the court shall allow legal representative of the said defendant to become a party to the suit. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है the legal representative of the deceased defendant will not be allowed to file an additional written statement. No, ये तो अलाउ करते ही हैं. जब भी वहाँ पर वो उसको बुलाएंगे, जहाँ पर भी LR का अलाउ कर देंगे वहाँ पर वो एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है. तो ये हो गया रॉन्ग. डी इज द आंसर. ऑर्डर कौन सा है? ये 22 है. ये है रूल 1, ये है रूल 2, ये है रूल 4. डी इसका आंसर रहेगा. Next 47. Which of the following are not entitled to exemption from personal appearance under CPC?
सेक्शन कौन सा ये 133, तो वहाँ पर कौन कौन प्रोवाइड किए गए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। ए वुमन हु अकॉर्डिंग टू कस्टम्स ought not to be compelled to appear in public, ये है सेक्शन 132। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये एग्जम्प्ट नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ मिनिस्टर्स को एग्जम्पशन होती है। पब्लिक ऑफिसर, देखिए पब्लिक ऑफिसर जो है कौन होते हैं? एज पर सेक्शन 217 जजेस भी आते हैं उसमें, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी आते हैं, है ना। तो जज के लिए भी मेंशन किया गया है 133 में, तो ये भी एग्जम्प्ट हो गया। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? डी। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑर्डर 3 क्या है? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट प्लीडर, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर 13 नो एडमिशन कहाँ पर है? ऑर्डर 12 में। 13 में क्या है? प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? सी। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द CPC डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, दैट इज ऑर्डर 40B is the answer। और 20 क्या है? जजमेंट एंड डिक्री। ऑर्डर 15 क्या है? डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, ये बताया ना। 16 क्या है? समनिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। नेक्स्ट 50, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। दर्शन है वेयर अ प्लेंटिफ omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue for the portion so omitted or relinquished, बिल्कुल ठीक है। ये रीजन है every litigation must reach its finality, तो ये क्या इसका रीजन हुआ? एक तरीके से देखें तो नहीं भी है और है भी। कैसे? जो मेन पर्पस क्या है? लिटिगेशंस को फाइनल करना है, बार बार लेके आता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ट्रू, दोनों ट्रू है और इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, तो ए इसका आंसर हो गया। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2023 पेपर सिविल लॉ 1। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video.